चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वह सब हम कराएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखेंगे पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। बायो-सेवर्ट नियम क्या है। इसकी सहायता से वर्ताकार धारावाही कुंडली की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है लॉन्ग की दृष्टि से। ठीक है, अब देखेंगे आंसर इसका। बायो-सेवर्ट का नियम, इसके अनुसार किसी धारावाही चालक के एक अल्पाश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी धारा आई के अल्पाश की लंबाई डेल एल के तथा अल्पाश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उस दूरी की अल्पाश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो ऐसा पढ़ रहे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है इसका, मेन मतलब क्या है वो देखें। देखो, किसी धारावाही चालक के एक अल्पाश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी, ये डेल बी, ठीक है, ये का जो इसमें कह रहा हो धारा आई के क्या होता है। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, धारा आई के अल्पाश की लंबाई डेल एल के, ठीक है, धारा आई के भी अल्पाश की लंबाई डेल एल के तथा अल्पाश व अल्पाश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या मतलब हुआ, ये जो डेल बी है वो काहे के अनुक्रमानुपाती है, पहला आई के, ठीक है, ये डेल बी है ये काहे के अनुक्रमानुपाती है, अल्पाश की लंबाई डेल एल के, और ये आगे मिलाने वाली रेखा के बीच कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो काहे के अनुक्रमानुपाती हुआ है, फिर साइन थीटा के, ठीक है। तो क्या है इसका, यहाँ तक का हमने मतलब ये निकल रहा है। इसका जो मतलब है, ये जो यहाँ तक की लाइन है यहाँ से, ये मतलब है इसका। आगे बात समझ में, देखो अब पढ़ के देखो। किसी धारावाही चालक के एक अल्पाश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी धारा आई के, डेल बी धारा आई के अल्पाश की लंबाई डेल एल के, अल्पाश की लंबाई डेल एल के तथा अल्पाश व अल्पाश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। जो इसमें कहा यहाँ तक हमने वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। तथा उस बिंदु की अल्पाश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहा, उस बिंदु की अल्पाश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता, क्या होता है, डेल बी काहे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के वर्ग के, आर का वर्ग आर स्क्वायर, ठीक है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब की बार क्या कह दिया, व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया, 1/r स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो ये लाइन है यहाँ से लेकर बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ तक की, इसका मतलब क्या है, ये चार चीज, इसका मतलब क्या है, ये चार चीज के डेल बी अनुक्रमानुपाती होता है आई के, डेल बी अनुक्रमानुपाती होता है डेल एल के, डेल बी अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के, और डेल बी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। तो जब इन्हें चारों को हम मिला देंगे तब देखो क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, डेल बी अनुक्रमानुपाती काहे के आई डेल एल साइन थीटा, ये बन गया। फिर अपोन क्या आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती किसके है, आर स्क्वायर के। देखो ये लिखा, डेल बी अनुक्रमानुपाती आई डेल एल साइन थीटा और व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा हो गया, आ गया समझ में। कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर दियो, कमेंट कर दियो मतलब। तो अब देखो, लेकिन जब इसका आई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जो होगा μ0/4 पाई, μ0/4 पाई। तो इसकी जगह लिख देंगे और ये फॉर्मूला एज इट इज, ठीक है। तो आ गया इसका समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर जो आगे ये रह रहा, यहाँ तक तो हमने इसका आंसर कर लिया। अभी आगे रह रहा, इसकी सहायता से वर्ताकार धारावाही कुंडली की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, ये करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो पहले यहाँ तक।
चलो भाई अब देखेंगे इससे आगे वाला है। ये जो है बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से वर्ताकार धारावाही कुंडली की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। हेडिंग डाल लेंगे हम, वर्ताकार धारावाही कुंडली की अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र, ये चित्र बना लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे कैसे सोल्व करेंगे। लिख देंगे बायो-सेवर्ट के नियम से धारावाही अल्पास के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। पहले फॉर्मूला तो पता ही है हमें, तो लिख देंगे dB वेक्टर बराबर μ0 अपॉन 4 पाई। ये फॉर्मूला है, मतलब उसी में बायो-सेवर्ट का नियम ही है ये। ठीक है, 4 पाई I डेल L अपॉन R स्क्वायर है ना, और यहाँ क्या था साइन फाई या साइन थीटा, लेकिन थीटा क्या है इसमें 90। देखो तो इसकी जगह रख लेंगे 90, फाई की जगह फॉर्मूले में वो जो बायो-सेवर्ट का नियम प्रूफ करा था उसमें थीटा की जगह क्या रख लेंगे 90 अंश। और जब थीटा की जगह 90 अंश रख लेंगे हम, क्यों, क्योंकि पी के कारण है, पी के कारण है, तो यहाँ कोण कितना है 90। तो जब ये 90 आ गया यहाँ, तो साइन 90 का मान कितना हुआ है, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो क्या बचेगा dB वेक्टर, ऐसा करो यही लिख लो, कितना बचेगा μ0 अपॉन 4 पाई I डेल अपॉन R स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये तो बच जाएगा यहाँ तक। ठीक है, डेल एल लिख लें या ऐसे क्या लिख लें DL भी लिख लें। ठीक है, DL लिखा हुआ है, DL लिख लो, बुक में DL है, तो DL कर लेंगे इसका, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया, अब होगा क्या, DL कम है अल्पास जो हुआ है। ठीक है, जो कम क्षेत्र हुआ है बहुत सारा, अल्पास मतलब बहुत कम क्षेत्र हुआ है। ठीक है, तो मतलब जैसे ये है DL थोड़ा सा क्षेत्र है, ये भी DL है। ठीक है, तो DL मानना हुआ चित्र के अकॉर्डिंग, तो DL मान लिया हमने, ना कि डेल एल। ठीक है, तो अब देखेंगे ये तो यहाँ तक आ गया। इसके बाद लिखेंगे, ये तो P पे है, P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या लिखेंगे हम पूरे, अब क्या लिखेंगे, इसलिए पूरे लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, पहला क्या था अल्पास के कारण, धारावाही अल्पास के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या है पूरे लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा B बराबर होगा, ये dB है यहाँ। ठीक है, वो क्या होगा B बराबर, तो B कैसा होगा, जब हम इसका क्या कर देंगे समाकलन, जब हम इसका क्या कर देंगे समाकलन, तो क्या लिखेंगे, देखो जब वेक्टर हटा है किसी का तो क्या आ जा, हमने बताया था वेक्टर हटा है साइन या कोस में एक है। ठीक है, तो समाकलन किसका होगा dB साइन थीटा का। B बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, जब पूरे लूप के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे तो B बराबर फॉर्मूला बनेगा समाकलन dP साइन थीटा, ये होगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या देखो dB का मान देखो कितना, dB का मान ये dB का मान है, ये जो dB का मान है यहाँ रख देंगे, रखो, क्या हो जाएगा समाकलन dB का मान कितना μ0 अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर रख दिया। अब साइन थीटा देखो क्या है, साइन थीटा यहाँ से देखो, अगर साइन थीटा हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा
अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो साइन थीटा यानी फाई है, फाई दे रखा ना कोण, तो फाई कर लो, इसे क्या दिक्कत है। तो ये साइन फाई का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो साइन फाई बराबर क्या होगा, इसके लंब अपॉन कर्ण के फॉर्म में, लंब अपॉन कर्ण, ये हो गया लंब अपॉन कर्ण यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है देखो आर, लंब कितना है आर, अपॉन कर्ण कितना है आर, छोटा आर। तो क्या बन जाएगा साइन फाई बराबर आर अपॉन आर। तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे इसकी जगह आर अपॉन आर, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया समझ में। अब देखो अब क्या करेंगे इसका, अब जो ये तो कांस्टेंट है सारा, ये भी और ये भी, ये तो सारा कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब क्या करेंगे देखो, ये तो कांस्टेंट है सारा, ठीक है, ये बता दिया। तो इसका जब जब ये कांस्टेंट है तो ये तो समाकलन होने का नहीं, इसका हिसाब बाहर लिख लो। तो एप्सिलॉन म्यू जीरो अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन, ये देखो आर स्क्वायर ये है, एक आर ये है, कितने होंगे आर की पावर 3, ठीक है। और इधर क्या बचेगा समाकलन डीएल, तो ये बच गया समाकलन डीएल। लेकिन ये जो समाकलन डीएल है इसके बराबर होता है 2 पाई आर, क्या होता है समाकलन डीएल बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 2 पाई आर रखो, तो क्या बन जाएगा मी जीरो अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर की पावर 3 गुणा 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, 2 आ गए। अब क्या बचा देखो ये, अब इसे मिटो दो, यहाँ तक मिटो रहा है, एक ही लाइन का रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा मी जीरो अपॉन 2, ऊपर क्या बचा आई आर अपॉन आर की पावर 3, देखो एक आ रही है एक आ रही है, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला कहीं के बराबर चल रहा है बी, ऐसे चल रहा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, बाकी और तो नहीं कुछ भी रहा, यही रह गया। हाँ। तो अब हम देखेंगे ध्यान से, हम क्या देखेंगे कि ये जो चीज है मान लिया आर का मान क्या है, आर ये है या आर क्या है करंट, आर क्या है, अगर यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ये जो बना हुआ है मान लिया, ये तो इसका आधार हो गया, ये जो शेप बन गई ये आधार हो गया, यानी ये एक्स है, लंब कितना है आर है, और ये आर कर्ण है इसका। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या कहती है कर्ण, ऐसे लिख लो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कहें का आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारे पास, कर्ण ये है आर, कर्ण क्या है आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है आर, तो आर का स्क्वायर, फिर प्लस आधार कितना है हमारे पास एक्स, तो यानी एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। तो आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा रूट, इस पर रूट आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इन दोनों पर रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आर की जगह ये रख दो, आर की जगह हम क्या रख देंगे ये रख देंगे, तो रखो, तो क्या हो जाएगा बी बराबर मी जीरो अपॉन 2, मी जीरो अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन, आर की जगह हम ये रख देंगे, ठीक है। आर की जगह ये रखेंगे जब क्या ये रूट में, तो क्या बन जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जो पावर है वो कितनी है 3, क्यों, क्योंकि आर का मान आया है, लेकिन ये क्या है आर की पावर 3, तो इसके क्या हो जाएगा इसका क्यों हो जाएगा, ठीक है, आर की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हो जाए। अब देखो अब इसे अगर हम सोल्व करना चाह रहे तो क्या करेंगे, अगर हम इसे आगे सोल्व करना चाह रहे देखो अब b बराबर म्यू जीरो अपॉन 2, ये तो झुका तो आई आर स्क्वायर, ये भी ऐसे ठीक है। अब देखेंगे ये जो है रूट, जब रूट हटाते हैं हम तो पावर कितनी देते हैं 1/2, ठीक।
मान लिया हमने इसका रूट हटाया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है इसके ऊपर रूट है यहाँ, तो हमने इसका क्या हटाया रूट, तो क्या लिख दिया 1/2। लेकिन इसकी पावर 3 है, 3 का क्या होगा इसमें गुणा, ऐसा ऐसा लिखा जाएगा। मान लिया 1/2 तो ये है ही, रूट के ये कहाँ का लगाया 1/2, रूट हटा दिया हमने क्योंकि अब 3 है पावर, तो 3 की होगी इसमें गुणा, तो क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 एकम 3/2, तो क्या बन जाएगा ये 3/2। ठीक है, इसकी पावर, तो यही चीज क्या लिख देंगे यहाँ, तो लिखो क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया, यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था। और यदि लिख लो फेरे, कुंडली में फेरों की संख्या है 9, तो n की गुणा करते हैं, क्या करेंगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब क्या करेंगे, तो n की गुणा हो जाएगी इसमें, b बराबर क्या हो जाएगा μ0/2 n i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो अब ये हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, कुछ समझ में ना आया तो मैसेज कर देंगे, मतलब कमेंट करेंगे, बताऊंगा। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्या दे रखा, किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये चित्र बना लेंगे, इसमें क्या है डेल एल पास है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसमें चित्र में, और 2 लाइनों में से सोल्व कर देंगे। चलो देखेंगे क्या लिखेंगे आंसर इसका, बायो सेवर्ट के नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या बायो सेवर्ट के नियमानुसार कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, क्या होता है डेल वी बराबर μ0/4 पाई, μ0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला है, यानी बायो सेवर्ट का नियम ही यही है, डेल बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे आगे अगली लाइन से, अब क्या है, अब लिखेंगे क्योंकि थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री यानी 90 अंश, तो अब रखेंगे इसके अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा डेल बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे 90/आर स्क्वायर, तो साइन 90 का जो मान हो वो कितना हो 1, तो क्या हो जाएगा ये देखो थीटा की जगह हमने 90 रखा और साइन 90 का मान हमारे पास होता है 1, तो क्या हो बच जाएगा μ0/4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो फिर आगे देखेंगे। अब लिखेंगे समस्त अल्पासों द्वारा कुंडली के केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय
अक्षेत्र क्या समस्त अल्पांशों द्वारा कुंडली के केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र क्या होगा? देखेंगे B बराबर क्या होगा, सम्मिशन डेल B क्या होगा, B बराबर सम्मिशन डेल B। ठीक है, सम्मिशन वहां लगे जहाँ ज्यादातर योग हो, बहुत सारे का मतलब टोटल का हो, जहाँ टोटल की बात हो वहां क्या लगे, सम्मिशन डेल B, इसका डेल B का सम्मिशन। ठीक है, ये होगा। अब देखेंगे अब वैल्यू क्या है इसकी, ये है डेल B की वैल्यू क्या है, ये μ0/4 पाई आई डेल L अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे ये जो डेल B का मान है ये यहाँ रख लो, रखो सम्मिशन, इसकी डेल B की जगह क्या रखेंगे, ये जो वैल्यू है डेल B की, ठीक है, रखोगे μ0/4 पाई आई डेल L अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, रख दिया। अब क्या करेंगे, अब ये तो कांस्टेंट हो गया, ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। अब सम्मिशन किसका होगा, इसका सिर्फ सम्मिशन डेल L। ठीक है, तो करेंगे क्या, B बराबर μ0/4 पाई आई अपॉन R स्क्वायर सम्मिशन डेल L हो गया। अब जब यहां तक हो गया, ये जो मान है ये कहीं का होता है, देखना चूंकि लिख देंगे, चूंकि सम्मिशन डेल L बराबर 2 पाई R, ये कहीं का मान है क्या, 2 पाई R का, तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 2 पाई R। तो इस पूरे की जगह क्या रख देंगे, 2 पाई R, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है। अब लिख देंगे B बराबर μ0/4 पाई आई अपॉन R स्क्वायर, इसकी जगह क्या रखेंगे, 2 पाई गुणा लगा दो, गुणा करके लगा दो, गुणा 2 पाई R। तो एक R से ये इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, B बराबर μ0/4 पाई आई, ऊपर क्या बचा, ये पाई भी तो कटेगा, यहाँ से ये भी काट दो, ये भी कट जाएगा। देखो पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, क्या बचा, सिर्फ क्या बच गया यहाँ μ0, एक तो μ0 बच गया, एक आई बच गया, और नीचे क्या बच गया, R, यही तो बच गया। बस यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये 2 भी बच गया, यहाँ 2 बच रहा ना, तो ये आ गया। ठीक है, यही क्या आ गया इसका आंसर, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया हो। चलो एक बार और बता रहे, ये जो है ये क्या है, μ0/4 पाई आई अपॉन R स्क्वायर, इसकी जगह हमने क्या रखा, ये जो डेल सम्मिशन डेल L है, इसकी जगह क्या रखा, 2 पाई R। अब देखो R है एक, इस R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, R गुणा R, तो R से R, एक R कट गया, एक R बच गया, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, 2, तो क्या बचा ऊपर μ0 और ऊपर आई, ये तो बचा। नीचे क्या बचा, एक तो 2 बचा है, एक R बचा, इसलिए आया है μ0 आई अपॉन 2R। ठीक है, तो यही हमने सिद्ध कर दिया, यही सिद्ध करना था, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चित्र बना लेंगे, लिखेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। देखेंगे इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल यानी ये डेल बी वेक्टर डीएल वेक्टर, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा आई का μ0 गुना होता है। कितने गुना होता है, μ0 गुना होता है। तो बन गई, यही क्या है इसका एम्पियर का परिपथीय नियम है, यही है। देखो समाकलन डेल वेक्टर डीएल वेक्टर बराबर μ0 आई। ठीक है, इसे ऐसे ही तो लिख सकें μ0 आई। ठीक है, वही है जहाँ μ0 क्या है, चुंबकशीलता है। ठीक है, कितना आसान है।
ये अगर ये भी लिख दोगे तब भी बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या लिखोगे? जो रेखीय समाकलन है क्या, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, ये वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से, यार यू भी छोड़ दो, ये लिख दोगे नेट धारा आई का में 0 गुना होता है। ठीक है, क्या ये लिख के यहाँ तक नेट धारा, प्रवाहित नेट धारा आई का में 0 गुना होता है, तब भी सही माना जाएगा। ये तब के लिए बता रहा अगर याद ना रहे तो, बाकी वैसे तो पूरा लिखना ही लिखना। अब देखेंगे ये यहाँ तक का तो हो गया, नियम तो हमने लिख लिया। इस नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, इसे देखेंगे। ठीक है, तो चलो इसे सोल्व करेंगे। 2 लाइनों का है, ये भी बहुत आसान में सोल्व करवा रहा है इसे। चलो देखेंगे क्या लिखेंगे। बी वेक्टर का संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन क्या होता है? देखो, समाकलन b डॉट dl वेक्टर। ठीक है, ये है, ये हो गया। अब बराबर इसे क्या लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं हम? समाकलन b dl कोस थीटा, b dl कोस थीटा लिखते हैं। जब ये हटेंगे वेक्टर तो क्या हो जाएगा? b dl कोस थीटा। ठीक है, और जब थीटा बराबर हमारे पास कितना हो, थीटा बराबर कितना हो? 0 अंश। थीटा बराबर कितना हो? 0 अंश। तो इसकी जगह रख देंगे, क्या हो जाएगा? समाकलन b dl कोस 0, और कोस 0 इसमें कितना हो, यही लिख लो नीचे, कोस 0 का मान 1, तो क्या हो जाएगा? समाकलन b dl, यही बच जाएगा खाली, यही बच गया खाली। ठीक है, चूंकि यहाँ लिख दें, चूंकि कोस 0 बराबर कितना होता है? 1, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो समाकलन है ये b का तो होता नहीं, किसका होगा? dl का, तो इसे b को बाहर लिख लेंगे और समाकलन dl का करेंगे। ठीक है, जो समाकलन dl का होता है वो बता रखा कितना होता है? 2 पाई r। अब लिखेंगे क्योंकि समाकलन dl बराबर कितना होता है? 2 पाई r, तो इसकी जगह क्या रख देंगे? 2 पाई r, और रखेंगे b गुणा 2 पाई r, रख दिया। इसे क्या मान लेंगे हम? ये कहाँ के बराबर चल रहा हमारे पास? समाकलन b डॉट dl वेक्टर, यही तो इसके तो बराबर चल रहा है सारा, b गुना 2 पाई r। ठीक है, यहाँ इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर हम 1। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बढ़ रहे। चलो अब देखेंगे ऐसे, यही देख लो, ये तो इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एम्पियर का परिपतीय नियम क्या कहता है? ये देखो, एम्पियर के परिपतीय नियम के अनुसार, क्या लिख देंगे? एम्पियर के परिपतीय नियम के अनुसार। एम्पियर का जो परिपतीय नियम क्या कहता है? ये जो डेल है, ये समाकल है, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये कहाँ के बराबर होता है? म्यू 0 आई। ये कहाँ के बराबर? यही तो कहता है एम्पियर का परिपतीय नियम, तो ये इसके बराबर है। तो इन दोनों की क्या कर लेंगे? तुलना। इन दोनों की क्या कर लेंगे अब? तुलना। इन दोनों के मान की तुलना कर लो और बी का मान निकाल दो, इन दोनों के मान की तुलना कर लो, ऐसा लिख लो। इसे हम क्या मान लो? समीकरण 2। तो क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब हम देखेंगे ये भी समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मान है, क्या मान है ये, और ये भी समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का मान है। जब ये दोनों एक ही चीज के मान है तो जो इनकी वैल्यू होगी ये भी क्या होगी? आपस में बराबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिख सकें इसे? बी, ये गुणा आई, बी गुणा 2 पाई आर, काहे के बराबर होगा बताओ? म्यू 0
आई के। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का ही मान ये है, और समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का ही मान ये है। ठीक है, तो अब बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, देखें बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। बी बराबर क्या हो गया, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। यही क्या हो गया इसका आंसर, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हो गया। तो बहुत आसान था, स्क्रीनशॉट ले लो इसके। तो हमने इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वे कंप्लीट कर लिए। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता नहीं, जो भी आएगा अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो बाय-सेवर्ट का नियम ही आएगा, एम्पियर का परिपतीय नियम ही आएगा। अब अगली वीडियो में मिलते हैं इसके न्यूमेरिकलों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।